नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और यूपी PCS जे की जो परीक्षा 12 फरवरी को है और आज है 9 फरवरी, तो मात्र 2 दिन शेष बचे हैं आपके पास। और निरंतर अभ्यास करते रहें। और हम आज लाए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज और यूपी PCS जे का ये विधि का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे द्वारा बनाया नहीं गया है। ये जुडिशियल स्टडी सर्किल या जुडिशियल स्टडी सेंटर इलाहाबाद राय सर की कोचिंग है, उनके द्वारा बनाया गया है और उसी की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे हम 3 पेपर को और लेके आएंगे। और यदि आप कमेंट करेंगे और अगर हम देखेंगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी हम आगे इसको परस्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम ये इसके बाद दूसरा पेपर नहीं लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 21 की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को अभिव्यक्त समाहित करता है, कारण विधि की सम्यक प्रक्रिया स्वतंत्र लक्षण है। तो यहाँ पर जो सही क्वेश्चन होगा वो होगा ए। आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निश्चयात्मक रूप में विधि शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया है। तो यह किया है जॉन ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है और अनुभवी शिक्षक हैं सर हमारे, तो उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ट फुलर विवाद का संबंध निम्नलिखित में से अवधारणाओं में से किससे है। तो यहाँ पर 3 का डी हो जाएगा नैतिकता से। 4 में कह रहा है कि फिक्शन थियरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पर 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका निगमित व्यक्ति से, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि विधिक संप्रभु का एक समादेश है ला इज कमांड ऑफ दिस सोवरेन, यह किस विधिवेत्ता ने कहा था। तो यहाँ पर है जॉन जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, हैंस केल्सन और रास्को पाउंड। तो 5 का यहाँ पर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 6 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित एक सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम इसके सिर्फ आंसर बताएंगे। तो 6 का जो आंसर है वो है सी। आप इसको मिला के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लीगल थ्योरी पद गढ़ने वाले का नाम बताइए। तो 7 नंबर में लीगल थ्योरी, ऑप्शन बी हो जाएगा W फ्रीडमैन। इन्होंने लीगल थ्योरी का पद गढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है यूटिलिटेरियन थियरी का प्रतिपादक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का विधि शास्त्रीय अभिकथन किया है। तो 9 का हो जाएगा यहाँ डी, नीलावती वोहरा बनाम उड़ीसा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो यह है सहसंबंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण निर्णय खान या माइन में सोने की तरह है, कारण यह विधि रिपोर्टों में तलाशा जाता है। तो 11 का हो जाएगा बी। यहाँ पर इसको देखेंगे हम लोग, आर ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर अवधि बाधित ऋण है। तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा बी, अपूर्ण अधिकार, ऑप्शन बी। अवधि बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार होते हैं। चलिए यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे हम इसको मिलाने की। तो 13 का जो ऑप्शन सही है वह है यहाँ पर डी। और शायद ये इस PDF में मिलाना संभव नहीं हो पाएगा, तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी है। आप इसको मिलाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निगमित व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सूची 1 में विभिन्न सिद्धांतों का नाम प्रदर्शित है तथा सूची 2 में कुछ नाम दिए गए हैं जो इन सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उन्हें सुमेलित कीजिए। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, शायद ये सुमेल कर ले हम लोग। हाँ, और इसका क्वेश्चन नंबर है 14 और 14 का यहाँ पर ए ही सही है, ए। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेंगे। तो यहाँ पर ए का 2 है, यह प्रयोजन का सिद्धांत। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंच। और B4 कोष्ठक का सिद्धांत माफ़ कीजिएगा, इयरिंग।
और यहाँ पर सी हो जाएगा कल्पितार्थ सिद्धांत, तो हो जाएगा सामंड। और यह है यथार्थवादी सिद्धांत, तो गियार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह कब हुए। तो यह 15 का ए हो जाएगा। यहाँ पर जून 15, 1945 में संयुक्त राष्ट्र सैन फ्रांसिस्को के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जाता है। तो 6 का बी हो जाए, सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत महासभा के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजन उपबंधित हैं। तो 17 का यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियाँ सिद्धांततः हैं। तो 18 का हो जाएगा बी, सुरक्षा परिषद की शक्तियों से गौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर में दूसरी सूची दी हुई है और इसको देख लेंगे हम लोग। और 19 का जो सही आंसर है यहाँ पर डी है। तो यह सारे सुमेलित हैं, 1, 2, 3, 4। चलिए 20 में देखेंगे, महिलाओं की स्थिति के विषय में आयोग स्थापित किया गया। तो 20 का हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। चलिए 21 का देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की न्यासधारिता है। तो नेक्स्ट देखेंगे 21 का, न्यासधारिता राष्ट्र संघ मैंडेट कमीशन की उत्तराधिकारी है। यह निर्णय निम्न में हुआ था। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ए, इंटरनेशनल स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको शांति से सुनेंगे तो एग्ज़ाम में आप एलिमिनेट करने पाएंगे। बहुत ही शांति से, बिना पैनिक हुए इस समय आप अपनी पढ़ाई को, अपने रिवीजन को करिए। जितना आप शांत रहेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना अच्छा आप एग्ज़ाम करेंगे। चलिए 22 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष में रिटायर होते हैं। तो 22 का जो हो जाएगा सी, प्रति तीसरे वर्ष यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित नहीं है। तो 23 का हो जाएगा बी, विवाचन न्यायाधिकारों के निर्णय, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के में प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम है। तो कौन है जो प्रथम नहीं, रोजलिन हिंगिस, ऑप्शन डी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करिए या अपनी A4 शीट में कहीं छोटा सा लिख लीजिए। 25 नंबर कह रहा है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 25 का होगा हेनरी ड्यूनेंट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद में देशीय अधिकारिता का खंड दिया गया है। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 2 के उपधारा 7 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर मिलाने के लिए है। तो 27 का ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए सही है। तो ए का 2 हो जाएगा, पैकेट हवाना केस, यानी कि पाठ्य पुस्तक लेखन से संबंधित है। B3 डब्टन ओक्स कांग्रेस, संयुक्त राष्ट्र। C4 वियना डिक्लेरेशन 1993, तो मानवाधिकार से है। और यहाँ पर डी का 1 हो जाएगा, प्रथा है, साउथ वेस्ट अफ्रीका केस। और मुझे सिर्फ इसमें वियना डिक्लेरेशन पता था, सी का 4। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही कर लिया था कि एक ही में सी का 4 यहाँ पे वियना डिक्लेरेशन, मानवाधिकार, और सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकारों के लिए सरकार को बढ़ावा देना और उत्साहित करना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में से एक है। लिखा है कि कारण, संयुक्त राष्ट्र का अधिपत्र मानवाधिकारों का प्रत्ययीकरण अभिपुष्ट करता है और जिन्हें उत्साहित करके बढ़ाना है, जिन्हें सदस्य राष्ट्रों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर दिखा है कि कारण और कथन क्या है। तो 28 का हम लोग देखेंगे कि ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो आप सबको मालूम है 29 का ए हो जाएगा यहाँ पर, 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आप जानते हैं कि अब तक केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको मालूम है कि यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार राज्य द्वारा निर्मित ऐसी विधि जो लगभग भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। तो 32 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वह होगा बी, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर में कह रहा है कि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसको संविधान क्षेत्र में सम्मिलित कर संविधान की आधारभूत संरचना की परिधि को विस्तृत किया था? तो यहाँ पर 33 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया? तो 34 का हो जाएगा 16 का 6, अनुच्छेद ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक सूची दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर है 35 का वो है सी। आप इसको मिला के देख लीजिएगा, यहाँ पर इस पीडीएफ में संभव नहीं है मिलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है। तो 36 का जो सही आंसर होगा वह है लोकमत का, ऑप्शन ए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी हुई है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ भी एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे। तो 38 नंबर का जो सही आंसर है वह है डी। तो ए का 2 हो जाएगा, SR बोम्मई निर्णय, तो अनुच्छेद 356, और हो जाएगा बी का 3, PV नरसिम्हा राव निर्णय, अनुच्छेद 105, और C1 SDM जबलपुर निर्णय, अनुच्छेद 21, और लिली थॉमस निर्णय, यहाँ पर हो जाएगा डी का 4, अनुच्छेद 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को निम्नलिखित के द्वारा अपने सेवा पद से बर्खास्त किया जा सकता है। तो कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, महाभियोग प्रस्ताव के जरिए संसद द्वारा, राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के द्वारा। तो 39 का हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव के जरिए संसद के द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक से भाव उस समुदाय से है जो, तो 40 का हो जाएगा किसी विशिष्ट राज्य की समूची जनसंख्या में उसकी गिनती 50% से कम हो। चलिए 40 का हो गया। अब चलिए 41 की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सक्षम है? तो आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति 143 के तहत सलाहकारी अधिकारिता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान को संशोधिता करने की संसद की शक्ति संवैधानिक शक्ति है जो अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है 24वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट नहीं आता है? तो हाँ, यहाँ पर 43 का हो जाएगा, सही है। खड़ा कास्ट, उगती फसलें, यह सब नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अनुयोज्य दावा नहीं है? तो 44 का हो जाएगा एक, कोई ऋण जिसके लिए न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री, ऑप्शन ए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना की कोटि में नहीं आता है। तो 45 का हो जाएगा बी, रजिस्ट्रीकरण जहां लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्री योग्य ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 46 में कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा स्वात्व का अंतरण नहीं होता है? तो 46 का हो जाएगा पंजीकृत वसीयत पत्र के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जमींदार ने एक नर्तकी से करार करके किया कि उसके उत्तराधिकारी
और वह हर माह 100 रुपये उस नर्तकी को एवं उसके उत्तराधिकारियों को भरण पोषण के लिए प्रदान करते रहेंगे। इस नर्तकी के उत्तराधिकारियों में से किसी एक ने जमींदार के उत्तराधिकारी के विरुद्ध भरण पोषण का वाद प्रस्तुत किया। ऐसा करार, तो 47 में हो जाएगा ऐसा करार। देख लेंगे ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी। अवैध है, वैध है, अवैध है, शून्य करनी है, तो यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्णीय नहीं है? तो 48 में सी हो जाएगा। उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति के वैध अंतरण है तो निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो 49 का हो जाएगा सी। यहाँ पर अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतर्ती का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर सक्षम होना आवश्यक है, यह गलत है। आप इसको बनाए, इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि सही और गलत में क्या पूछ रहा है। चलिए 50 नंबर कह रहा है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि, तो 50 नंबर का हो जाएगा ए। संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 51 संपत्ति अंतरण विधि के अंतर्गत साइप्रस सिद्धांत का अर्थ है, तो 51 का हो जाएगा सी। ए और बी दोनों, जहां संभव हो लगभग करीब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में कौन सा सिद्धांत शामिल है? तो 52 का हो जाएगा बी। विचाराधीन वाद लिस पेंडेस। यह इंपॉर्टेंट है। 52 में कौन सा सिद्धांत शामिल है? तो लिस पेंडेस का सिद्धांत 52 में शामिल है संपत्ति अंतरण अधिनियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय अंतरण की विषय वस्तु हो सकती है, तो 53 का जो यहाँ पर हो जाएगा मात्र स्थावर संपत्ति। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंधककर्ता स्वयं को एक निश्चित तिथि तक बंधक धन का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है और बंधक ग्राही को बंधक संपत्ति पूरी तरह से इस शर्त पर हस्तांतरित करता है कि बंधक धन के भुगतान पर बंधक ग्राही इसे बंधककर्ता को पुनर्हस्तांतरित कर देगा। इस तरह के बंधक को क्या कहा जाता है? तो जो 54 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी बंधक। ऑप्शन ए ने बी के कर्ज के बदले अपने घर का कब्जा बी को सौंप देता है। बी के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध के साथ, किंतु कर्ज अदायगी की सूरत में पुनर्हस्तांतरण के प्रावधान के साथ इस प्रकार के गिरवी या मॉर्गेज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 55 का हो जाएगा सामयिक बंधक या इक्विटेबल मॉर्गेज। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 56 में लिखा है कि बंधककर्ता का मोचन का अधिकार किसके साथ संवितरणीय है? तो यहाँ पर 56 का हो जाएगा बी। बंधक ग्रहीता का पूर्वबंध अथवा विक्रय का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 57 में कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 के मद्देनजर स्थावर संपत्ति का पट्टा का अंतरण, तो यहाँ पर 57 का जो सही आंसर है वह है यहाँ पर ए, जिसमें किसी दी गई कीमत या दिए जाने के वचन अथवा धन, फसलों के अंश, सेवा अथवा किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल पर उस संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 58 में देखेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निरसित की गई है? तो यहाँ पर 58 का हो जाएगा डी। निरसित अधिनियम 1938 के द्वारा। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा विवाचक या मध्यस्थ शामिल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर में कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो 60 का हो जाएगा बी। धारा 6 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा? तो जो 61 का होगा वह है डी। यहाँ पर कोई परिवाद किए बिना लूट के कृत्य का कथन। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर 62 का हो जाएगा बी। अनृत्य उपस्थिति होने का अभिभाग से। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि पुलिस अभिरक्षा
63 नंबर देखेंगे, पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थाना अधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी है। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? तो 63 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वह होगा डी, चाबी को घर के आंगन में रखने की, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिकेतर संस्वीकृति वह संस्वीकृति है जो की जाती है, तो आप जानते हैं 64 का यहाँ पर हो जाएगा डी, चिकित्सक के समक्ष एवं मित्र के समक्ष दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय साक्ष्य विधि के निम्नलिखित किस धारा को सूचित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो 65 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा, यहाँ पर ऑप्शन सी धारा 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 66 में लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न धाराओं में से किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 92 तथा अनुसूची 2 के द्वारा जोड़ा गया है? तो 66 का हो जाएगा डी, धारा 10B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो 67 का ऑप्शन होगा बी, धारा 102 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा है, एक, किसी शिशु के धर्मजत्व होने की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में अधिशासित होती है। कारण ए, विधिमान्य विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मजत्व के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। तो 68 का जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वह होगा सी, दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत विबंध के सिद्धांत में निम्न कौन अपवाद रूप में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ विबंध के बारे में पूछ रहा है, तो 69 का हो जाएगा सी, तथ्य के प्रश्न पर विबंध सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वकील और मुवक्किल के मध्य संसूचना, तो 70 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं है यदि यह किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जो विनियोजन के पश्चात कारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायाधीश ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा? तो 71 का हो जाएगा सी, धारा 136। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्व निरीक्षण सीमा रेखा के स्थान पर जांच करने में जानबूझकर निर्देशों की अवज्ञा करता है। उसने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई अपराध किया है तो किस प्रकार का अपराध किया है? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ए, धारा 166A के अनुसार अपराध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अभिकथन और कारण। चलिए देख लेंगे 73 का हम लोग, यहाँ 73 में लिखा है, अभिकथन ए, उन सभी व्यक्तियों जिन पर मुकदमा चलाना आवश्यक है उनके द्वारा समान इरादे के लिए गए अपराध का निर्माण करने वाले कृत्य में किसी प्रकार से भागीदारी, कारण या तर्क, अपराध किए जाने के समय में सभी मामलों में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो 73 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा यहाँ पर बी, ए, आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ फिर से 74 में दिया हुआ पढ़ लेंगे हम लोग, षड्यंत्र का सार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच प्रकट कृत्य करने हेतु बनाई जाने वाली योजना है। आर, षड्यंत्र सिद्ध करने हेतु कथन समझौते के लिए सभी की भागीदारी सिद्ध करने वाला परिस्थितिकी साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो 74 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर ए, आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा तथ्य किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य पेश करने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने हो तो जानकारी का निर्माण नहीं करता है? तो 75 का हो जाएगा यहाँ पर डी, ऐसा अपराध जो किया गया हो लेकिन जिसका परिणाम ना हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 76 में लिखा है कि आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो यहाँ 76 का हो जाएगा ए, आशय एवं कार्य। यह
अभी ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 77 का हो जाएगा ए कूटकरण धारा 28, बाकी यह सब सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो यह क्वेश्चन नंबर है 78 और 78 नंबर में यह एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। और अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं जैसे बताऊं कि महबूब शाह बनाम सम्राट का जो केस है वह सामान्य आशय से संबंधित है, और यहाँ पर सामान्य आशय केवल 2 जगह दिया हुआ है, एक D3 यहाँ पर ऑप्शन ए में और D3 ऑप्शन डी में। तो अगर मुझे नहीं आता है तब भी अगर निगेटिव मार्किंग है तो मैं ज़रूर इसको रिस्क लूँगा, और इसका जो सही आंसर है वह वैसे तो ए है, मगर अगर आपको नहीं आता है तो 50-50 में आप चांस ज़रूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है का ने सद्भाव पूर्वक खा को एक प्रेत समझा तथा ऐसी चोटें पहुंचाई कि उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो 79 का है वह है बी। यहाँ पर का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह तथ्य की भूल पर बचाव का दावा करने का अधिकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 में फिर से एक सूची दी हुई है और इस सूची को हम फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर 80 का जो सही आंसर है वह है ए। तो हम लोग मिलाएंगे। दुर्घटना का बचाव विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, बचाव के रूप में ममता, तो यहाँ पर DPP बनाम बीएड्स, यहाँ पर ए का हो जाएगा 2, फिर बी का हो जाएगा 1 दुर्घटना का बचाव, आर बनाम वॉकर, सी का हो जाए 4 आवश्यकता, आर बनाम डंडले फंड स्टीफन, और प्राइवेट प्रतिरक्षा, तो डी का हो जाएगा 3 विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो 81 का जो सही होगा वह होगा ए किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने हेतु आवश्यक नहीं है? तो 82 का हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर 82 का जो सही आंसर होगा वह होगा डी, दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। चलिए 83 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना अपराध बताया गया है? तो 83 का हो जाएगा बी, यहाँ पर धारा 153 का में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 54 में फिर से एक सुमेलित करना है, हम कोशिश करेंगे इसको सुमेलित करने की। तो 54 का जो सही आंसर, फिर 84 का जो सही आंसर वह है यहाँ पर डी, तो आप इसको मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 85 में लिखा है कि मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाता है, एक बैल आ को मिलता है, वह उस बैल को इसलिए एक विशेष दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले आ ने कारित किया है। तो 85 का हो जाएगा सी, चोरी कारित करी है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो 86 का हो जाएगा यहाँ पर डी, व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना, यहाँ पर होगा खारिज। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन देखेंगे। संव्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है? तो 87 का ए हो जाएगा, धारा 2 की 11 में विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संव्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं होती है जबकि पूर्ववाद तो किसी विदेशी मामले में लंबित हैं, यह ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। चलिए 89 देखेंगे। विदेशी निर्णय को लागू करने के लिए वाद भारत में कितने वर्षों के भीतर दायर हो सकता है? तो ऑप्शन होगा डी, निर्णय की तिथि से 3 वर्ष के भीतर, ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताइए। तो 90 में जो गलत है वह है यहाँ पर सी, किसी भी न्यायालय द्वारा जो डिक्री पास करने वाले न्यायालय के समकक्ष अधिकारिता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम लगातार की जा सकती है। तो 91 का जो सही आंसर होगा वह होगा सी, 4 माह तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रियाओं तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 से संबंधित विधि घोषित की गई है। तो 92 का हो जाएगा यहाँ पर बी, एफ कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर कैवियट कितने दिनों तक प्रभावी है। तो 93 का हो जाएगा डी, 90 दिनों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संव्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत औपचारिक रूप से सम्मन की तामील के पश्चात कितने समय में लिखित कथन पेश करना बताया गया है। तो यहाँ पर 94 का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, 30 दिनों के भीतर। चलिए 95 में देखेंगे, अभिवचनों में संशोधन संबंधित है। तो 95 का हो जाएगा बी, आदेश 6 के नियम 17 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होगा वह है। तो 96 का हो जाएगा ए, सम्मन की तामील से 30 दिन के भीतर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 97 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर फिर से देख लेंगे हम लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा 97 का वह है सी। अब इसको देख लीजिएगा अगर मिल सके आपसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रावधान कुर्क की गई संपत्ति के दावों और आपत्तियों के निर्णयन की बात करता है। तो 98 का हो जाएगा बी, आदेश 21 का 59, नियम 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है। तो 99 का हो जाएगा बी, आदेश 26 कमीशन से संबंधित है, या कमीशन 26 प्रकार के होते हैं, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए आप। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है। तो 100 का है, तो यहाँ पर समवर्ती सूची हो जाएगा, 100 समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सही सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन 101 का जो सही आंसर है वह है यहाँ पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है। तो 102 का हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 376 का से घा तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए। तो 103 का हो जाएगा यहाँ पर ए, धारा 26 का। चलिए 104 देखेंगे, 104 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है। तो यहाँ पर 104 का हो जाएगा सी, धारा 46 की उपधारा 1 का परंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 105 में लिखा है कि एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा। तो 105 का हो जाएगा सी, भारत में कहीं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो। अतः उद्घोषणा किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो 106 का हो जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी, एक अभियुक्त अपराधी, एक प्रतिभू, एक साक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर फिर से एक सूची को दूसरी से मिलाना है। तो इसका हम डायरेक्ट 107 का देख लेंगे आंसर। तो यहाँ पर आंसर है बी, आप इसको देख के मिला सकते हैं। चलिए 108 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है। तो 108 का डी हो जाएगा, यह आवश्यक तत्व नहीं है। सूचना किसी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि कार्य के द्वारा एक असंज्ञेय अपराध की सूचना देने पर थाना प्रभारी ने उसका सारांश किया, तत्पश्चात उसने निम्न कार्यवाही की। थाना प्रभारी का कौन सा कार्य विधि सम्मत था। तो जो 109 का हो जाएगा डी, यहाँ पर उसने का को दंडाधिकारी के पास पहुँचने के लिए निर्देशित किया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 110 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 की परिधि में आने वाले कथन या बयान को अभिलिखित किया जा सकता है। तो 110 का हो जाएगा यहाँ पर सी, किसी न्यायिक या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 में लिखा है कि यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता हो तब यह वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रख सकेगा। तो 111 का यहाँ पर हो जाएगा केवल 15 दिन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृत्यु समीक्षा से संबंधित प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कहाँ उपबंधित है। तो 112 का यहाँ पर हो जाएगा डी, धारा 174 में, ऑप्शन डी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धाराएं संस्वीकृति से संबंधित हैं। तो 113 का हो जाएगा बी, धारा 2 की उपधारा बी 4, 5 एवं 7 संस्वीकृति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि संविदा में अजनबी व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता, कारण वह संविदा का पक्षकार नहीं है, अतः वह लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। तो 114 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगर आप पेपर को सही से पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन को कर सकते हैं। 115 में कह रहा है कि लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त के वाद में यह निर्णित किया गया कि प्रस्ताव का संवाहन आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है 116 में, तो और 116 का जो सही आंसर है वह है यहाँ पर सी, आप इसको मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 117 का डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी यह सारे सुमेलित हैं, तो इनको पढ़ लेंगे। धारा 31 समाश्रित संविदा, धारा 29 अनिश्चित करार और धारा 62 संविदा के विखंडन का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति तभी की जा सकती है जब, तो यहाँ पर हो जाएगा वे एक ही चीज़ पर एक ही में सहमत हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। आ और बा इस गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा कारित है, यह संविदा है, तो यह संविदा है वैध है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खा के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन का देता है और का को खा 1000 रुपये देने का वचन देता है। का और खा के मध्य करार है, तो यह होगा 0, ऑप्शन सी। तो यह मित्रों कुल थे 120 प्रश्न। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने पाएँ। और यह पेपर मैं फिर से बता देता हूं कि मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, यह राय सर की एकेडमी के द्वारा और उनके टीम के द्वारा और उनके द्वारा बनाया गया है। तो सारा जो श्रेय है इसका वो उन तक जाना चाहिए। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।